अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाविड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी ताज़ीरात पाकिस्तान की प्रीवियस दो वीडियोस में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 के जो कि जनरल एक्सेप्शंस से डील करता है, आम रियायत कौन कौन सी हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, उनसे डील करता है। उसके हमने 20 सेक्शंस को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 106 को डिस्कस करेंगे। और ये वाले जो 10 सेक्शन है स्पेसिफिकली ये डील करते हैं प्राइवेट डिफेंसेस से, प्राइवेट डिफेंसेस जिनको हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं। इन 10 सेक्शंस के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, और प्राइवेट डिफेंस जब एक बंदे को, ये एक राइट होता है जो कि एक बंदे को मिलता है। जब उस बंदे को ये राइट मिल गया तो उस राइट को रेगुलेट करने के रूल्स क्या होंगे, और क्या ये एक बिल्कुल फ्री राइट है, इसके ऊपर कोई लिमिटेशंस वगैरह भी हैं, और इसकी एक्सटेंड कितनी होगी, ये चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राइवेट डिफेंस को हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं, लेकिन पीनल कोड के अंदर इसको एज आ प्राइवेट डिफेंस एड्रेस किया गया है। प्राइवेट डिफेंस से मुराद कि अगर एक बंदा जो है आप पर हमला करने आ रहा है तो आपके पास ये इख्तियार है कि आप उस हमले को डिफेंस कर सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि जो इंसान की ज़िंदगी होती है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। लाइफ हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। एक एक जो सांस होती है वो बहुत कीमती होती है। दुनिया की ऐसी कोई भी कीमत नहीं है जो कि एक सांस की भरपाई कर सके, मतलब इसका कोई भी किस्म का नेबुल बदल है ही नहीं। तो इसीलिए जो है कानून हमें ये रियायत देता है, कानून हमें ये कुछ राइट्स वगैरह देता है कि अगर एक बंदा आपके ऊपर हमला करने आ रहा है तो आपके पास भी ये राइट अवेलेबल है कि आप उस हमले को, उस एग्रेशन को जो है एक रीज़नेबल फोर्स इस्तेमाल करते हुए आप उसे अपना डिफेंड, अपना बचाव जो है कर सकते हैं। अब जैसा कि एक सिर्फ एक डिफेंस है, आपने इसको रिवेंज के साथ जो है वो इंटरलिंक नहीं कर देना। रिवेंज एक अलग चीज़ हो जाती है, काउंटर अटैक करना एक अलग चीज़ हो जाती है। डिफेंस का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ अपना बचाव करना है, और जाहिर है जब आप अपना बचाव कर रहे होंगे तो उस बचाव के लिए आपने जो फोर्स इस्तेमाल करनी है वो भी रीज़नेबल होगी। तो प्राइवेट डिफेंस के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि एक बंदा जो है वो प्राइवेट डिफेंस के लिए लायबल है या नहीं है। वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि एग्रेसर कौन था, कि वो बंदा जिसने जारियत की, वो बंदा जिसने अटैक किया, वो बंदा कौन था। अगर आपने खुद अटैक किया आप इसकी ज़ाहिर प्ली नहीं ले सकते। इसके लिए लाजमी है कि आपके ऊपर अटैक किया गया और किसी दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर अटैक किया, कि मतलब अग्रेसर जो है वो दूसरी पार्टी होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो देखी जाएगी, वो इनिशिएटेड द फाइट, कि दो लोगों के दरमियान में, अगर दो लोग हैं तो उनके दरमियान में जो लड़ाई स्टार्ट हुई है तो उस लड़ाई को स्टार्ट किसने किया है। अगर तो इस लड़ाई को मैंने खुद स्टार्ट किया है, मैं राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बंदा खुद अपने रॉन्ग में से कोई बेनिफिट ड्राइव नहीं कर सकता। एक लॉ का एक प्रिंसिपल है। तो अगर मैं खुद रेस्पॉन्सिबल था उस फाइट का, मैंने उस फाइट को खुद इनिशिएट किया था, खुद स्टार्ट किया था, तो ऐसी सूरत में बाद में जाकर मैं जो है किसी अगर बंदे को ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हुए किसी बंदे को मार देता हूँ या इंजरी कॉन्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उस बंदे को मारा है या ऑफेंस कोई कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो प्राइवेट डिफेंस में गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो फाइट स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की थी। तो उसके लिए लाजिम ये है कि ये जो फाइट स्टार्ट की गई है ये भी एग्रेसर की तरफ से की गई है। इस चीज़ का लाजमी होना भी ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखी जाती है, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए, कि जो विक्टिम है, जिस बंदे के ऊपर हमला हो रहा है, या वो बंदा, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जो प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करने जा रहा है अपना राइट, उसके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए। रीजनेबल एप्रीहेंशन से मुराद कि एक सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे होने चाहिए कि एक जो आम समझ फहम का, एक जो प्रूडेंट माइंड होता है, उसको ये लगे कि अभी ये बंदा मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, या मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा, या मेरा कत्ल कर देगा। तो ऐसी सूरत में आपके माइंड के अंदर एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए कि अभी जो है आपको ऐसे लगता हो कि अभी जो है मुझे मार दिया जाएगा, अभी जो है मुझे इंजर कर दिया जाएगा। एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन का होना लाजमी है। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ यहाँ पर जो देखी जाती है वो है डिग्री ऑफ वायलेंस, के चूँकि जैसे मैंने पहले अभी डिस्कस किया था
कि आप जो ये राइट जो है आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है, काउंटर अटैक का राइट नहीं है। तो जब एक बंदा डिफेंस कर रहा होता है तो उसके लिए लाजिम ये है कि जितनी फोर्स आपके ऊपर लगाई जा रही है आपने उतनी ही फोर्स लगाकर उसको रिपेल करना है, सिर्फ डिफेंस करना है। आपने उसके ऊपर उस फोर्स से ज़्यादा, उस डिग्री से ज़्यादा अटैक नहीं करना। अगर वो होगा तो आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। तो इसके लिए लाजमी है कि डिग्री ऑफ वायलेंस एक रीज़नेबल होनी चाहिए। रीज़नेबल मतलब इतनी होनी चाहिए जिससे आप जो है उस वायलेंस को रिपेल कर सकें, रोक सकें, रेजिस्ट कर सकें। आपने सिर्फ डिफेंड करना है, अटैक नहीं करना। तो डिग्री ऑफ वायलेंस भी देखी जाती है। पहली बात, अग्रेसर कौन है, कि जिस बंदे ने अटैक किया वो दूसरी पार्टी होनी चाहिए। जिस बंदे ने फाइट स्टार्ट की दूसरी पार्टी होनी चाहिए, आप खुद नहीं होने चाहिए। अगर आपने खुद एक रॉन्ग एक्ट किया है और बाद में आप जो है अपना बचाव करते हुए किसी बंदे को मार देते हैं तो आप प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी बात, एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन आपके माइंड में लाजमी अराइज होनी चाहिए कि अगर मैंने ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो अंदेशा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाएगा। चौथी चीज़ यहाँ पर जो देखी जाएगी डिग्री ऑफ वायलेंस होगी, कि आप जो अपनी वायलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस राइट को इस्तेमाल करते हुए जो वायलेंस, जो अग्रेशन में दिखाऊंगा वो उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए जो कि अगला बंदा जो ऑफेंडर है वो मेरे खिलाफ एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये चार चीज़ें जो होती हैं वो एक प्राइवेट डिफेंस के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें नज़र में रखने होते हैं। अगर ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो फुली सेटिस्फाइड हैं तो आपका जो है एक प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो वेल इस्टेब्लिश हो जाता है। ये तो हो गया कि प्राइवेट डिफेंस होता गया है। अब हमारे पास जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक, इन सब में सिर्फ हम एक ही राइट को डिस्कस कर रहे होंगे, वो होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सबसे पहले जो है हमें एक 96 सेक्शन जो है वो एक जनरल एक्सेप्शन दे देता है। 96 ये कहता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस आर नॉट ऑफेंस। कि सिंपली यहाँ पर एक बात हमें बता दी गई सेक्शन 96 में कि एक जनरल डिक्लेरेशन उन्होंने कर दी, एक राइट को डिक्लेयर कर दिया कि वो चीज़ जो कि अदरवाइज तो ऑफेंस है, लेकिन आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए अगर उसे करते हैं, उस ऑफेंस को कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी। मतलब कि आपने प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए किसी बंदे को मार दिया, अदरवाइज दूसरे हालात में तो एक मर्डर करना किसी बंदे का ज़ाहिर जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे का आपने मर्डर किया है लेकिन अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए, तो आपको वहाँ पर एब्सोल्यूट जो है रियायत हासिल होगी, एक्सेप्शन जो है आपको हासिल होगी। इस तरीके से अगर आप किसी बंदे को ग्रीवियस हर्ट पहुँचा देते हैं, लेकिन अगर वो आपने ग्रीवियस हर्ट जो है अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को पहुंचाया है, तो ऐसी सूरत में भी आपको वहाँ पर एक्सेप्शन हासिल होगी। तो मतलब वो वाले ऑफेंसेस जो कि अदरवाइज तो ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन आपने अगर वो वाले ऑफेंसेस अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए कमिट कर दिए हैं, तो ऐसी सूरत में वो चीज़ें ऑफेंस नहीं होगी। ये जनरल डेफिनेशन हमें सेक्शन 96 में दे दी गई है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 97। सेक्शन 97 जो है वो एक किस्म की एक्सटेंट डिफाइन करता है कि जो प्राइवेट डिफेंस की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट डिफेंस हमें किन किन के लिए, सिर्फ अपने लिए अवेलेबल होता है या दूसरे लोगों के लिए भी, और किन किन चीज़ों तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं। एक तो पहले बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस हमें अवेलेबल होता है दो चीज़ों पर, एक प्रॉपर्टी और एक बॉडी, और दूसरा हो गया प्रॉपर्टी। बॉडी किसकी, मतलब एक बंदे की खुद की प्रॉपर्टी और ऑफ अनदर। इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी उसकी हिमसेल्फ, जिस वो प्रॉपर्टी को खुद होल्ड कर रहा है, और ऑफ अनदर। सेक्शन 97 के मुताबिक एक जो प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है वो दो सूरतों में अवेलेबल होता है। एक तो बॉडी ऑफेंसेस अगेंस्ट, अगर बॉडी है तो बॉडी से रिलेटेड, बॉडी किसकी होगी, आपकी अपनी बॉडी या फिर किसी दूसरे बंदे की बॉडी।
उससे रिलेटेड जो आपको ये राइट अवेलेबल होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको ये राइट अवेलेबल होगा कि अगर ऑफेंस जो है वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में आपकी अपनी प्रॉपर्टी और किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। दो किस्म की लिमिटेशंस हमें यहाँ पर दी हैं। सेक्शन क्या कहता है, हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। सेक्शन 97 के मुताबिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, एक बॉडी दूसरी प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है। कहता है कि हर एक बंदे का राइट है प्राइवेट डिफेंस का, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस के जो सेक्शन 99 के अंदर जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसमें जो दी गई रिस्ट्रिक्शंस है उनकी मुताबिकत रखते हुए कि एक बंदा जो है वो डिफेंड कर सकता है फर्स्टली अपनी बॉडी को और किसी दूसरे बंदे की बॉडी को अगेंस्ट एनी ऑफेंस, किसी भी किस्म का ऑफेंस जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता हो, कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाला ऑफेंस हो, वो उसमें जो है आपको अपनी बॉडी और किसी दूसरे बंदे की बॉडी को डिफेंड करने का प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है। सेकेंडली फिर जो है यहाँ पर बताया गया कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी के राइट जो है वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी अवेलेबल होता है। वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे बंदे की भी हो सकती है। अगेंस्ट एनी ऑफेंस, वो ऑफेंस किसी भी किस्म का हो, उसमें फिर इन्होंने 4 किस्म की हमें चीज़ें दे दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले थेफ्ट, दूसरा रॉबरी, तीसरा मिसचीफ, चौथा है क्रिमिनल ट्रेसपास। 4 ऑफेंसेस दिए हैं यहाँ पे, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और यहाँ पर आ गया हमारे पास मिसचीफ। ये वो ऑफेंसेस है जो कि पीनल कोड के अंदर हमें डिफाइन किए गए। तो ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, ये ऑफेंस खुद हो या इसका अटैम्प्ट हो, तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, किसी दूसरे बंदी की, उनके ऊपर भी आप जो है अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 97 हमें इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि बॉडी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस, वो बॉडी आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे बंदे की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे बंदे की भी हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी में 4 किस्म की ऑफेंसेस जो हैं इनसे रिलेटेड हमें राइट अवेलेबल होता है, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। इनके अलावा नहीं, वो ऑफेंस खुद हो या उनकी अटैम्प्ट भी हो सकती है। तो मतलब सेक्शन 97 के अंदर हमें जो है प्राइवेट डिफेंस की एक एक्सटेंट दे दी गई है कि किस हद तक जो है और किन किन लोगों के लिए हम ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है सवाल ये आ जाता है कि अगर एक आपके सामने कोई माइनर बंदा आ जाए तो ऐसी सूरत में आप प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अनसाउंड पर्सन है, या फिर आप कह लो कि एक इमेच्योर पर्सन है, या फिर इसमें एक माइनर पर्सन है, या फिर किसी भी दूसरे किस्म के जो पर्सन्स होते हैं जिनको पीनल कोड के अंदर एक्सेप्शन हासिल होता है कि जिनके एक्ट्स जो है वो ऑफेंसेस नहीं हो सकते। जैसे कि हमने पहले पढ़ा सेक्शन 94, सेक्शन 93, 92, 94 पीपीसी। तो उनमें क्या होता था कि एक बंदा अगर अनसाउंड माइंड है सेक्शन 94 के मुताबिक तो उसका ऑफेंस जो है ऑफेंस नहीं होगा। अगर एक बंदा इमेच्योर है सेक्शन 93 के मुताबिक उसका ऑफेंस नहीं होगा अगर उसने एक मैच्योरिटी का लेवल अटेन नहीं किया है। सेक्शन जो 92 होता है वो आपका एग्जेम्प्ट करता है उन लोगों को जो कि अंडर एज 10 होते हैं, उनको एब्सोल्यूट किस्म की एग्जेप्शन देता है। तो अगर ऐसे बंदे जो है ऑफेंस आपके खिलाफ आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसी सूरत में भी लॉ आपको ये कह रहा है कि आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल होगा, भले वो बंदा माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो या इमेच्योर हो, इट डजेंट मैटर, आपको जो है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा उन सर्कमस्टेंसेस में भी। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है ये हम देखते हैं। सेक्शन 98 के मुताबिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ETC के कहता है कि जब एक एक्ट जो है वो सिर्फ इसलिए ऑफेंस नहीं है कि वो बाय रीज़न ऑफ यूथ, माइनॉरिटी की वजह से, या फिर वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के किसी इमेच्योर पर्सन का एक्ट होने की वजह से, या फिर इंटॉक्सिकेशन की वजह से, या फिर बाय रीज़न ऑफ मिसकंसेप्शन की वजह से जो है एक बंदा जो है उसके लिए लायबल नहीं होता।
और हर इस बंदे को जो है सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा किसी भी ऐसे शख्स के एक्ट के खिलाफ जैसे कि वो आम सर्कमस्टेंसेस में एक ऑफेंस होगा। तो यहाँ पर एक इन्होंने मिसकंसेप्शन की बात करी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और तीसरा जो है इंटॉक्सिकेशन। ये सारी एक्सेप्शन जो है हम पिछले अपने 20 जो सेक्शन है उनमें पढ़ कर आए हैं। अनसाउंड माइंड, इमेच्योरिटी, माइनर पर्सन, मिसकंसेप्शन, इंटॉक्सिकेशन। कोई भी जो है एक इनमें से एक बंदा आ जाता है, वो ऑफेंस आपके खिलाफ कर रहा होता है, जिससे आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है कि अगर मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं किया तो मेरा मर्डर हो जाएगा, या मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाएगा, या मेरी प्रॉपर्टी थेफ्ट हो जाएगी, रॉबरी हो जाएगी, या फिर जो दूसरे मिसचीव या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो कमिट होने का खतरा होता है। तो ऐसी सूरत में लेकिन जो ऑफेंडर होता है, जो अग्रेसर होता है, वो इनमें से किसी एक डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से अवेलेबल होता है जैसे एक नॉर्मल और एक बिल्कुल आप कहते हैं क्वालिफाइड बंदे के खिलाफ आपका अवेलेबल होता है। बिल्कुल उसी तरीके से इन अशखास के खिलाफ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है। इट डजंट मैटर दैट दे आर इमेच्योर, दे आर अनसाउंड, दे आर माइनर, और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट किसी किस्म की आ रही है वहाँ पर, या फिर इंटॉक्सिकेंट पर्सन जो है वो कोई आप हमला करने जा रहा है, ये वहाँ मैटर नहीं करता। आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पर मतलब हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन दे दी गई कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो इन किसी भी एक्सेप्शंस की वजह से अफेक्ट आपका नहीं होगा। फिर सेक्शन 99 के अंदर हमें जो है कुछ लिमिटेशंस दे दी गई हैं। लिमिटेशंस किस तरीके से दी गई हैं कि जब हमें सेक्शन 97 ने एक्सटेंड बता दी कि आप इसको जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और बंदे की प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी किसी और बंदे की प्रॉपर्टी तक जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। इवन सेक्शन 98 हमें ये बताता है कि जो दूसरी एक्सेप्शंस हैं वो भी आपके इस प्राइवेट डिफेंस के राइट को अफेक्ट नहीं करेंगी। तो उसके बाद जो है सेक्शन 98 जो है वो लिमिटेशंस लगाता है कि आपका ये राइट जो है वो फ्री राइट नहीं है, इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या होंगी? पहली लिमिटेशन यहाँ पर ये लगाता है कि एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दूसरा है यहाँ पर एक्ट्स अंडर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तीसरी यहाँ पर है टाइम की लिमिटेशन है। चौथी यहाँ पर है डिग्री ऑफ वायलेंस। डिग्री ऑफ वायलेंस जिसको हम जो अपने इंग्रेडिएंट्स में भी डिस्कस करके आए हैं। ये चार किस्म की जो है लिमिटेशंस सेक्शन 99 के अंदर हमें प्रोवाइड की गई हैं। एक सबसे पहले तो हम सेक्शन की लैंग्वेज देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। सेक्शन 99 ये कह रहा है कि एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो प्राइवेट डिफेंस, के ऐसे कौन कौन से एक्ट्स होते हैं जिन सूरतों में आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता। उसमें सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि प्राइवेट डिफेंस उस सूरतों में भी नहीं होगा जहाँ पर एक रीजनेबल कॉज ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट आपको ना हो। पहली बात कि आपको जो ग्रीवियस हर्ट या डेथ का जो है वो रीजनेबल अप्रीहेंशन ना हो, पहली बात यहाँ पे ये कर दी इन्होंने। दूसरी बात, वो जो एक्ट किया जा रहा है वो किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से किया जा रहा है, और वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो गुड फेथ में और अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस जो है उसको कमिट कर रहा है, और वो चीज़ जो है वो लॉ से जस्टिफाइबल नहीं है, स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है। पहली बात यहाँ पर पहले क्लॉज में उसने ये की कि रीजनेबल एप्रीहेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो एक्ट जो है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को होना चाहिए। तीसरी बात जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ मतलब वहाँ कोई भी किस्म की मेलिफाइड इंटेंशंस वगैरह उसके पार्ट पर नहीं होनी चाहिए। चौथी बात यहाँ पर इन्होंने मजीद ये बताई हमें कि वो बंदा अंडर कलर ऑफ हिज आई ऑफिस जो है वो एक्ट कर रहा है। कलर ऑफ हिज ऑफिस का मतलब ये है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर तो है बट इरेगुलर हो सकता है, इलीगल नहीं है। इलीगल तब होगा जब वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाकर कोई काम करेगा।
कलर ऑफ ऑफिस का मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, उसको लॉ के अंदर ये अथॉरिटी है कि वो काम कर सकता है और वो काम गुड फेथ में कर रहा है। तीसरी चीज़ गुड फेथ। चौथा हो गया अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। पांचवी चीज़ ये कि वो जो काम कर रहा है उस पर किसी भी किस्म की लॉ जस्टिफिकेशन नहीं देता। मतलब कि अगर एक बंदा किसी को अरेस्ट करने जा रहा है, अगर वो एक अंडर लॉफुल कमांड अरेस्ट करने जा रहा है तो लॉ की यहाँ पर जस्टिफिकेशन आ जाएगी उसे, तो ये जस्टिफिकेशन भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन 5 अगर इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई आप कर रहे हैं तो पहली लिमिटेशन आपकी यहाँ पर ये लग जाएगी, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। पहली ग्रीवियस हर्ट या फिर जो मर्डर की एप्रीहेंशन नहीं होनी चाहिए। एप्रीहेंशन गई मतलब आपका एक इंग्रेडिएंट ही मिसिंग हो गया। दूसरी बात वो बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर था। तीसरी बात जो है वहाँ पर क्या नाम है गवर्नमेंट ऑफिसर। तीसरी बार वो बंदा गुड फेथ में एक्ट कर रहा था। चौथी बात जो है वो बंदा अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए अपने कलर ऑफ ऑफिस के अंदर जो है रहते हुए वो उस काम को कर रहा था। पांचवी बात यहाँ पर ये कि वो एक्ट जो है आपका वो जस्टिफाइबल बाय लॉ था। तो अगर ये 5 चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर तो ऐसी सूरत में पहली लिमिटेशन लग जाएगी। दूसरी लिमिटेशन बिल्कुल सेम किस्म की है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो खुद एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उस गवर्नमेंट ऑफिसर की डायरेक्शन के ऊपर अमल करते हुए कोई काम किया जा रहा होता है। इस वजह से चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल वही होती हैं कि रीजनेबल एप्रीहेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, और दूसरी बात कि वो जो काम किया जा रहा है वो स्पेसिफिक या जनरल डायरेक्शंस के अंदर किया जा रहा है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के। तीसरी बात वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो एक्ट कर रहा था गुड फेथ में। चौथी बात यहाँ पर अंडर कलर ऑफ ऑफिस, और वो जो एक्ट किया जा रहा है वो जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं है। अगर ये 5 चीज़ें मौजूद हैं तो दूसरी किस्म की लिमिटेशन आपकी वहाँ पर लग जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर जो की गई है, सेक्शन ये कहता है कि उस सूरत में भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा जिस सूरत में आपके पास इतना टाइम हो कि आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास रिकोर्स कर सकें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि आपको जो है पहले से खबर मिल जाती है कि मेरे खिलाफ ये अटैक होने जा रहा है मेरे ऊपर, लेकिन आप जो है वेट कर रहे होते हैं कि आए मैं उसे देख लूँगा। मतलब ये तो वो बात होगी कि आप बहन मुझे मार। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप जाकर करीब वाले थाने पर जाकर आप पुलिस की मदद ले सकते हैं या दूसरी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन आप जो है इस बेवकूफ़ी करते हुए कि वो आए मैं उसे खुद देख लूँगा और आप चुप करके बैठे रहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी वहाँ पर लिमिटेशन लग जाएगी। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि एक बंदे को पता चलता है कि आज मेरे घर पर चोरी होने वाली है, लेकिन वो जो है बिल्कुल एक ऑथेंटिक उसे न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन वो जो है क्या करता है कि बोलता है कि आए चोर मैं उन्हें देख लूँगा कैसे आते हैं, मैंने तो ताले वगैरह लगाए होते हैं। लेकिन वो पुलिस के पास जाना बेहतर नहीं समझता, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं जाता अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसी सूरत में जब बाद में चोरी हो जाती है और चोरी के दौरान वो अपना कोई प्राइवेट जो डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर लेता है तो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट उसे अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक बंदा देख रहा है कि एक ग्रोह उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि वो जाकर पुलिस के पास जाकर मदद ले सकता है, प्रोटेक्शन ले सकता है किसी भी किस्म की, लेकिन वो ऐसा नहीं करता हालांकि उसके पास टाइम भी था। तो ऐसी सूरत में भी प्राइवेट डिफेंस का राइट उसको अवेलेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ हमें लिमिटेशन यहाँ बताई गई है वो डिग्री ऑफ वायलेंस के हिसाब से है कि इस जो आप राइट को एक्सरसाइज करते हुए जो वायलेंस आप किसी बंदे के खिलाफ एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सिर्फ पर्पस ऑफ डिफेंस के लिए होना चाहिए और उससे ज़्यादा उसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हार्म आप इन्फ्लिक्ट करने जा रहे हैं किसी एग्रेसर के ऊपर, वो हार्म सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप उसे जो उसकी डिग्री सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। अगर आप उससे भी ज़्यादा उस डिग्री ऑफ वायलेंस से भी ज़्यादा एक्सीड करें तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये 4 किस्म की लिमिटेशन जो हैं हमें सेक्शन 99 देता है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 100। सेक्शन 100 जो है हमें फर्दर क्लैरिफिकेशन करते हुए इस बात को डिफाइन करता है कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपको किसी बंदे को मारने की इजाज़त कब देता है, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है व्हेन एक्सटेंड टू कॉज डेथ, के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए आप
कब किसी बंदे को मार भी सकते हैं। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं। कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि जब एक बंदा प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी याद रखिए कि यहाँ पर हम उन ऑफेंसेस की बात करें जो अगेंस्ट बॉडी कमिट होती हैं। तो इस एक्सरसाइज राइट को एक्सरसाइज करते हुए कब एक बंदा किसी भी बंदे को कत्ल कर सकता है अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करते हुए। इस सेक्शन के मुताबिक कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो बॉडी इन रिलेशन टू बॉडी एक्सटेंड होता है, लेकिन इन आपने जो 99 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो आप किसी भी बंदे को अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली जो है वो उसको कत्ल भी कर सकते हैं और उससे जो है कोई दूसरे किस्म का हार्म भी पहुंचा सकते हैं अगर जो है वो ऑफेंस इन नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में से किसी भी एक डिस्क्रिप्शन का है। पहली डिस्क्रिप्शन ये है कि ऑफेंस जो है वो किसी भी किस्म का एजॉल्ट है जो कि आपके माइंड के अंदर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट करा है कि आपकी डेथ जो है वो अक्कर हो जाएगी अगर आपने अपना प्राइवेट डिफेंस को जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया। दूसरी यहाँ पर चीज़ इन्होंने दी है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन आपकी होनी चाहिए ग्रीवियस हर्ट की, कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी चीज़ जो है वो रेप की यहाँ पर दी जा रही है। चौथी चीज़ यहाँ पर है ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है। पांचवी चीज़ यहाँ पर है किडनैपिंग और एबडक्टिंग, और जो है पांचवी चीज़ या छठी चीज़ यहाँ पर हमें दी जा रही है रॉन्गफुल कन्फाइनिंग की, कि रॉन्गफुल कन्फाइनिंग ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो जिसमें आपको ये एप्रीहेंशन हो कि अगर आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया गया तो आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने रिलीज़ के लिए रिकोर्स नहीं कर सकते। तो पहली बात इन्होंने जो यहाँ पर बताई हमें वो ये है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन आपकी होनी चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन एज टू डेथ, रीजनेबल एप्रीहेंशन एज टू ग्रीवियस हर्ट। फिर उसके बाद जो है एक एजॉर्ट इस किस्म का होना चाहिए कि वो जो है आपको ख़तरा है कि रेप हो सकता है। चौथी चीज़ यहाँ पर है ग्रेटिफाइंग अननेचुरल ऑफेंसेस को भी अपने अंदर ले रहा है। फिर पांचवी चीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास है wrongful confining, और उसके बाद छठी जो हमारे पास यहाँ पर है वो है किडनैपिंग और एब्डक्शन। अगर एक बंदे की बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस में से या तो आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस इस हमले के ये होंगे कि मेरी मौत वाकई हो जाएगी ऐसी सूरत में, या फिर दूसरी सूरत में कि आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको ये एप्रीहेंशन है कि अगर मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा। तीसरी चीज़ कि एजॉल्ट इस किस्म का था कि वो आपका जो है मतलब आपको ये अंदेशा था, एप्रीहेंशन थी कि मेरा रेप अभी जो है वो कमिट हो जाएगा। और जहाँ पर जो है तीसरी और चौथी जो है यहाँ पर चीज़ ये थी कि एक एजॉल्ट इस किस्म का था कि वो बंदा जो एग्रेसर जो है वो अननेचुरल लस्ट जो है अपनी मतलब वो ग्रेटिफाई करना चाह रहा था। या फिर पांचवी चीज़ जो है रॉन्गफुल कन्फाइन करने का एजॉल्ट था आपके ऊपर। और छठी चीज़ यहाँ पर यह है कि किडनैपिंग और एब्डक्शन जो है इनमें से कोई ऑफेंस होने जा रहा था, आपको एक ऐसी एप्रीहेंशन दी। तो ऐसी सूरत में 5-6 किस्म के जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी होते हैं इनमें से अगर कोई भी किसी भी डिस्क्रिप्शन का ऑफेंस होता है वो आपके खिलाफ किया जा रहा है तो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99 जो है आपके पास एक प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल होता है। और इस प्राइवेट डिफेंस के राइट को इस्तेमाल करते हुए आप जो है किसी बंदे को कत्ल भी कर सकते हैं। और ये सेक्शन 100 के अंदर आपको एक्सेप्शन दे दी गई है कि आपको ऐसी सूरत में रियायत हासिल होगी। जहाँ पर सेक्शन 101 हमें बताता है कि एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी बंदे की कत्ल को कब तक जस्टिफाई करेगा, उसी तरह जो है आगे फिर हमारे पास है सेक्शन 101।
सेक्शन 101 ये कहता है कि इनमें से अगर किसी भी डिस्क्रिप्शन का ऑफेंस नहीं है तो ऐसी सूरत में आप किसी बंदे को मार तो नहीं सकते, लेकिन आपको जो है आप जो है उसे एनी अदर हार्म जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। अगर इन 6 डिस्क्रिप्शन में से किसी भी डिस्क्रिप्शन का ऑफेंस नहीं है, ना आपको एप्रीहेंशन है डेथ की, ना ग्रीवियस हर्ट की, ना रेप की, ना ग्रेटिफिकेशन ऑफ अननेचुरल लस्ट की, ना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, ना किडनैपिंग और अबडक्शन की, इनमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप अगर अवेलेबल है तो प्राइवेट जो ये राइट एक्सरसाइज करते हो आप किसी बंदे को कत्ल भी कर सकते हैं, यहाँ तक राइट एक्सटेंड होता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन 6 में से अवेलेबल नहीं है तो सेक्शन 101 के मुताबिक आपका जो राइट है वो सिर्फ हार्म आप किसी बंदे को पहुँचा सकते हैं, किसी बंदे को कत्ल नहीं कर सकते। ये तो हो गया हमारे पास सेक्शन 101 एंड सेक्शन 100। फिर उसके बाद जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो राइट हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये किस वक्त हमें अवेलेबल होता है और किस वक्त हमें अवेलेबल नहीं होता है। सेक्शन 102 जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि आपकी बॉडी के रिलेशन में जो प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है वो कमेंस कब होता है और उसकी कंटिन्यूएंस जो है वो जारी कब तक रहता है, मतलब कमेंस कब होता है और एंड कब होता है, इस चीज़ को ये बता रहा है। तो सेक्शन 102 कहता है कि एक बंदे का प्राइवेट डिफेंस का राइट इन रिलेशन टू हिज बॉडी जो है वो कमेंस होता है जैसे ही उसके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर क्रिएट हो जाती है, तब से वो राइट स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आपको अंदेशा होगा कि अभी जो है वो बंदा भागा भागा मेरी तरफ आ रहा है, आपके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी कि वो मुझे जो है अभी इंस्टेंट मेरी डेथ जो है वो अकर हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में आपका वहाँ से सेल्फ डिफेंस का राइट स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होना लाजमी नहीं है, ये नहीं कि आप अगर उस बंदे ने आपको 2 लगा दी फिर जाके आपका राइट राइज हो जाएगा, नहीं, आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन का राइज होना लाजमी है। आपके माइंड के अंदर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी, भले ऑफेंस उसने बंदे ने आगे एग्रेशन उसने आकर दिखाई है नहीं दिखाई है, एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी, वहाँ से आपका राइट जो है वो कमेंस हो जाएगा। फर्दर वही चीज़ आगे क्लेरिफाई कर रहा है कि एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी राइजेज फ्रॉम एन अटैम्प्ट और थ्रेट टू अटैम्प्ट, वो भले अटैम्प्ट कर रहा हो या थ्रेट टू अटैम्प्ट कर रहा हो, ये मैटर नहीं करता कि उसने एक्चुअल में आकर कोई आपको इंजरी वगैरह सस्टेन कर दी है। दो दैट ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, भले वो ऑफेंस नहीं भी किया गया, और ये जो है कंटिन्यू रहता है एज लॉन्ग एज जो है वो एप्रीहेंशन टू डेंजर जो है टू बॉडी कंटिन्यू रहती है। कि मतलब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है आपकी बॉडी को वहाँ पर अराइज हो जाए, वो अटैम्प्ट से हो या वो थ्रेट से हो, ये मैटर नहीं करता कि वाकई में उसने एक्चुअल में ऑफेंस किया है नहीं किया है, और ये कंटिन्यू रहता है जब तक वो रीजनेबल एप्रीहेंशन एज डेंजर ऑफ बॉडी जो है आपको वहाँ पर रहती है, तब तक आपका ये राइट कंटिन्यू रहेगा। शुरुआत कब होगी? जब रीजनेबल एप्रीहेंशन अराइज कब होगी, एंड कब होगी? जब तक आपकी रीजनेबल जो एप्रीहेंशन है वो कंटिन्यू जाएगी। तो ये 3 सेक्शंस जो हैं हमारे सेक्शन 100, सेक्शन 101, सेक्शन 102 जो है ये स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं प्राइवेट जो बॉडी होती है एक बंदे की, जो बंदे की एक बॉडी होती है उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उनको। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 103 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, ये तीनों डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेम नेचर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 103 को। जैसा कि हमने ये देखा था सेक्शन 101 में कि एक बंदा अपने जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉडी एक्सरसाइज करते हुए किसी बंदे की मौत भी वाकई कर सकता है, मतलब किसी बंदे को मार वगैरह भी सकता है। उसी तरीके से एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करते हुए भी किसी बंदे को मार सकता है, उसको हमें डिफाइन करता है कि सेक्शन 103। तो यहाँ पर बात ये करी एक्सटेंड टू कॉज डेथ, लेकिन ये किन सूरतों में? जहाँ पर प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे बंदे की हो सकती है। कि मतलब ये जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए कब एक बंदे की डेथ भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करता है सेक्शन 103। 103 के मुताबिक व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, के एक प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कब
एक बंदे की कत्ल तक जो है वो एक्सटेंड होता है, आपको एग्जाम्पशन होती है। कहता है कि एक बंदे का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो एक्सटेंड होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन मेंशन इन सेक्शन 99, उन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए कि आप ये राइट अपना एक्सरसाइज करते हुए किसी बंदे को वॉलंटरी मार भी सकते हैं, उसको किसी किस्म का जो है वो हार्म भी सस्टेन कर सकते हैं अगर ऑफेंस जो है वो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में से किसी भी एक डिस्क्रिप्शन का है। सबसे पहले उसमें है रॉबरी, दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तीसरी चीज़ जो है मिसचीफ बाय फायर के जो है आग लगाकर किसी मिसचीफ कमिट करना, किसी भी आग लगानी चाहिए किसी बिल्डिंग को, टेंट को, वैसल को, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग, टेंट या वैसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए इस्तेमाल करती हो या की जाती हो या फिर प्रॉपर्टी रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हो। और चौथी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि किसी बंदे की मौत वहाँ पर वाकई हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट जो है किसी बंदे को पहुँचेगा एज अ रिजल्ट जो है अगर प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो यहाँ पर पहले तो हमें दे दिया गया कि रॉबरी, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, तीसरा जो है मिसचीफ बाय फायर, इसको हम पीपीजी की लैंग्वेज में एयरसोन भी कहते हैं। मिसचीफ जब स्पेसिफिकली फायर आग के ज़रिए किया जाए तो ऐसी सूरत में वो एयरसोन हो जाता है। चौथी चीज़ उन्होंने फिर यहाँ पर थेफ्ट, मिसचीफ, लेकिन इनके लिए सर्कमस्टेंसेस दिए हुए उन्होंने कि सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि अगर आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं किया इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी तो अंदेशा है कि किसी बंदे की मौत वाकई हो जाएगी या फिर किसी बंदे को ग्रीवियस हर्ट होगा। तो अगर तो इन चार डिस्क्रिप्शन में से किसी एक डिस्क्रिप्शन का ऑफेंस हो रहा है किसी बंदे की प्रॉपर्टी के खिलाफ, रॉबरी हो, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट हो कि किसी बंदे के घर के अंदर जो है बगैर इजाज़त रात के वक्त दाखिल होना, एयरसोन हो किसी बिल्डिंग को, टेंट को या वैसल को, या फिर किसी ऐसी बिल्डिंग, टेंट या वैसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग लोगों के रहने के लिए या फिर प्रॉपर्टी को रखने के लिए, प्रॉपर्टी मतलब उसमें जानवर भी आ सकते हैं आपके या दूसरी गुड्स वगैरह भी आ सकती हैं, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो जैसे गुडाउन्स वगैरह होते हैं, उनको आग लगा दी जाए, मिसचीफ बाय फायर हो जाए, या फिर थेफ्ट हो, मिसचीफ हो, होम हाउस ट्रेसपास हो, लेकिन इन वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों कि एक बंदे की मौत वाकई हो जाएगी या किसी बंदे को ग्रीवियस हर्ट पहुंचेगा अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में जो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो एक्सटेंड होता है किसी भी बंदे की डेथ तक। आप इन सर्कमस्टेंसेस में इन चार डिस्क्रिप्शन कि अगर कोई भी आपके खिलाफ एग्रेशन हो रही है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए किसी बंदे को मार भी सकते हैं, और इसको जस्टिफाई करता है सेक्शन 103। बिल्कुल उसी तरीके से सेक्शन 102 जो है वो कहता है कि एनी अदर हार्म, अगर तो इन चार डिस्क्रिप्शन में से किसी भी एक डिस्क्रिप्शन में वो एग्रेशन फॉल कर रही है तो आप किसी बंदे को मार भी सकते हैं। लेकिन अगर इन चार में वो चीज़, वो जो एग्रेशन जो आपके ऊपर हो रही है, अटैक हो रहा है, वो इन चार के अंदर फॉल नहीं करता, तो ऐसी सूरत में आप किसी बंदे को मार नहीं सकते, लेकिन आप उसको किसी दूसरी किस्म का हार्म पहुंचा सकते हैं, और वो एक वैलिड जस्टिफिकेशन होगी सेक्शन 102 के मुताबिक। फिर जिस तरीके से हमने सेक्शन 104 के मुताबिक फिर जिस तरीके से हमने ये चीज़ देखी थी कि सेक्शन 102 में हमें कमेंसमेंट का बताया गया था और कंटिन्यूस का बताया गया था कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है वो कमेंस कब होगा, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कंटिन्यू कब तक रहता है, मतलब ख़त्म कब होगा। उसी तरीके से सेक्शन 100 जो हमारा 5 है उसमें कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस जो बताई गई है हमें, ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप जो है जब अपना प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे होते हैं
तो राइट कमेंस कब होगा और कंटिन्यू कब तक रहता है, ये हमें सेक्शन 105 के अंदर बताया गया है। सेक्शन कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इस सेक्शन के मुताबिक एक प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के जो राइट है वो कमेंस तब होता है जब एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है वो अराइज हो जाएगी। कमेंसमेंट के लिए मतलब उन्होंने जो ये दे दिया कि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है वहाँ पर जैसे ही अराइज हो गई तो आपका ये राइट कमेंस हो जाएगा उस पीरियड से, उस जो भी टाइम होगा। फिर नीचे जो है उन्होंने हर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अलग अलग कंटिन्यूस बताई है कि अगर तो चोरी है थेफ्ट की सूरत में, उन्होंने फिर कंटिन्यूस के बारे में बताया कि थेफ्ट की सूरत में ये राइट जो है तब तक आपके पास अवेलेबल होगा जब तक जो है वो प्रॉपर्टी एक ऑफेंडर जो है, जो कि बंदा चोरी करके ले गया है, वो आपको रिट्रीट ना कर दे, आपको वापस ना कर दे, या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ की मदद से आपको प्रॉपर्टी ना मिल जाए, या फिर किसी दूसरी वजह से किसी दूसरे सोर्स से आप उस प्रॉपर्टी को रिकवर ना कर लें, तब तक जो है ये राइट कंटिन्यू रहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद जो है थर्ड क्लॉज में हमें ये बताया गया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी की सूरत में जो है ये राइट कब तक कंटिन्यू रहता है। उसके लिए सेक्शन का क्लॉज 3 ये कह रहा है कि जब तक एक ऑफेंडर जो है वो किसी बंदे की डेथ या ग्रीवियस हर्ट का जो है वहाँ पर ख़तरा या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ख़तरा जो है वहाँ पर रहता है, तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू रॉबरी जो है वहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। कि रॉबरी जब हो रही होती है तब उस सूरतों में आपको इंस्टेंट डेथ का, ग्रीवियस इंजरी का या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जब तक ख़तरा रहे तब तक जो है जब तक ये ख़तरा आएगा तब तक जो है आपका ये राइट कंटिन्यू रहेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो फोर्थ क्लॉज में हमें बताई गई है वो ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। पहले क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, इन दोनों सूरतों में आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, वो कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक जो है एक बंदा क्रिमिनल ट्रेसपास करता ही जा रहा है और जब तक एक बंदा मिसचीफ करता ही जा रहा है। कि मतलब एक बंदे ने क्रिमिनली आपके घर के अंदर या किसी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेसपास कर लिया, दाखिल हो गया आपकी प्रॉपर्टी, तो जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल रहता है तब तक आपके पास जो है वो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है। जब तक वो बंदा मिसचीफ करता रहता है तब तक जो है आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है। फिर लास्टली हमारे पास ये प्रोवाइड किया गया है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, के हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड बाय नाइट जो है आपको ये राइट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक एक बंदा जो है वो हाउस ब्रेकिंग करता रहता है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, कि जब तक एक बंदा हाउस ब्रेकिंग में इन्वॉल्व रहता है तब तक जो है ये आपका प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी वहाँ पर रहता है। थेफ्ट की सूरत में जब ऑफेंडर प्रॉपर्टी को रिट्रीट ना कर दे या प्रॉपर्टी रिट्रीट हो जाए पब्लिक अथॉरिटीज़ की मदद से या फिर किसी दूसरी वजह से प्रॉपर्टी आप रिकवर ना कर लें तब तक कंटिन्यू रहता है। और रॉबरी की सूरत में जब तक जो है आपको इंस्टेंट डेथ, ग्रीवियस इंजरी या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की यहाँ पर थ्रेट्स रहती हैं। और क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ की सूरत में जब तक जो है एक बंदा इन ऑफेंसेस में इन्वॉल्व रहता है। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की सूरत में जब तक जो बंदा जो है वो हाउस ब्रेकिंग करता है उसमें इन्वॉल्व रहता है तब तक जो है ये राइट कंटिन्यू रहता है। जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होगी राइट भी आपका ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। और अराइज कब होगा आपका राइट, जब ये रीजनेबल एप्रीहेंशन आपके माइंड में क्रिएट हो जाए कि मेरे खिलाफ मेरे घर पर चोरी होने वाली है, रीजनेबल एप्रीहेंशन आपके माइंड में है, आपका राइट कमेंस हो जाएगा। आपको अंदेशा है कि मेरे घर पर रॉबरी होने वाली है, आपको राइट जो है यहाँ पर कमेंस हो जाएगा। आपको अंदेशा है कि एक बंदा क्रिमिनली ट्रेसपास करने वाला है या मिसचीफ करने वाला है या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करने वाला है, इनमें से कोई भी ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करने वाला है, तो वहाँ पर आपकी एक रीजनेबल एप्रीहेंशन अगर क्रिएट हो चुकी है आपका राइट वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का इन रिलेशन टू दैट प्रॉपर्टी अराइज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है लास्टली हमारे पास है सेक्शन 106 जो कि इस चैप्टर का आखिरी और आज की वीडियो का भी आखिरी हमारे पास सेक्शन है। सेक्शन 106 कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट
व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, के ये राइट जो है सिमिलर है उस राइट से जो कि हमने पहले किया था सेक्शन 98 के अंदर, कि जब एक माइनर या इमेच्योर, अनसाउंड या इंटॉक्सिकेंट या फिर अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जो है आप किसी बंदे को मार भी सकते हैं अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल उसी तरीके से जो सेक्शन आपका है 106, ये आपको ये चीज़ कहता है कि अगर आपके ऊपर एक डेडली असॉल्ट हो रहा है या आपको एक अंदेशा है कि आप पर एक कातिलाना हमला हो सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या आप ये रिस्क ले सकते हैं, इंजर और किल इनोसेंट पीपल। तो यहाँ पर ये चीज़ जस्टिफाइड होगी या नहीं होगी, सेक्शन क्या कहता है हम ये देखते हैं। कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, के प्राइवेट डिफेंस का राइट उन सूरतों में जब आपके ऊपर एक डेडली असॉल्ट हो रहा हो लेकिन वहाँ पर रिस्क ऑफ हार्म वो इंजरी की या फिर मर्डर की सूरत में भी हो सकता है, किसके, इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों के जिनका कोई भी उसमें निर्दोष वगैरह नहीं है, उनको वहाँ पर नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। कहता है कि अगर जो है एक प्राइवेट डिफेंस वो किसी ऐसे असॉल्ट के ख़िलाफ़ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो बंदा जो डिफेंड कर रहा है, जो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, अगर उसको ये सूटेबल लगता है कि वो अपना राइट जो है वो सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर विदाउट कॉजिंग हार्म और विदाउट टेकिंग रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, तो ऐसी सूरत में उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा वो एक्सटेंड होगा उस रिस्क तक कि वो ऐसा रिस्क ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदे को थ्रेट्स मिलती हैं मर्डर की, उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपको जो है कत्ल कर दिया जाएगा और आपका जो कातिल है वो सामने जो 7 से 8 लोग खड़े हैं उनके अंदर ही कोई एक है, ठीक है। तो अब वहाँ पर वो बंदा क्या करता है कि उससे एक प्रॉपर सोर्स से वो बात पता चल गई है कि इन 7 से 8 लोगों के अंदर ही मेरा मर्डरर कहीं छुपा हुआ है जो कि किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर सकता है और मेरी मौत वाकई हो सकती है। डेडली असॉल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब वहाँ पर होता क्या है कि 7 से 8 लोग हैं, उनमें से एक बंदा जो है वो ऑफेंडर है। अब डिफेंडर को पता नहीं है कि उनमें से कौन है। डिफेंडर क्या करता है कि अपने बचाव के लिए उनमें से जब वो देखता है कि एक बंदा पिस्टल उठाकर उसकी तरफ हमला करने वाला होता है और वो उस मॉब के ऊपर, उस ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर सीधी फायरिंग कर देता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर रिस्क क्या होता है कि 7 से 8 लोग साथ खड़े हुए हैं, अब किसी को भी गोली लग सकती है। तो सेक्शन 106 ये कह रहा है कि अगर आप अपना ये राइट इफ़ेक्टिव तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पीपल, तो आपका जो राइट है वो इस रिस्क के ऊपर तक, इस रिस्क तक जो है आपको एक्सटेंड हो जाता है कि आप जो है उस मॉब के ऊपर फायर कर सकते हैं उस बंदे को मारने के लिए, ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें अगर आपको डेडली असॉल्ट का खतरा है। याद रखिएगा ये ग्रीवियस हर्ट तक एक्सटेंड नहीं होता, ये आपको एक्सेप्शन जो है ये सिर्फ जो डेडली असॉल्ट कातिलाना हमले की सूरत में ही अवेलेबल होती है, दूसरी सूरतों में अवेलेबल नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।